जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत वाइब्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के 14वें सूत्र अर्थात आखिरी सूत्र के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी 13वें सूत्र की, जिसमें हमने बताया था क्या संहिता संज्ञा 12वें सूत्र में और संयोग संज्ञा 13वें सूत्र में। तो दोस्तों अब आज हम बात करेंगे 14वें सूत्र की बात की। तो 14वां सूत्र कौन सा है? सुप्तिगंतम पदम। तो क्या है दोस्तों? सुप्तिगंतम पदम। सुप सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम सात। तो दोस्तों हमने समझना है इस सूत्र को। ये देखो यहाँ पर इसमें व्याख्या दी हुई है संस्कृत में। सुप्तिगंतम पदम सुप च तिंग च तयोः इतरेतरयोः योगद्वन्द्वः सुपतिङ्गौ त्वौ अन्तौ यस्य शब्दस्वरूपस्य तत्सुप्तिगन्तं बहुव्रीहि। अर्थात इसमें समास बताया हुआ है कि सुप च तिंग च, इन दोनों में द्वंद्व समास है। सुपतिंगौ तौ अन्तौ यस्य तत्शब्द स्वरूपस्य, अर्थात शब्द स्वरूप के अंत में हो ये दोनों, जिसके किसके शब्द के अंत में, अर्थात सुप जहाँ अंत में वो सुबंत हो जाएगा, तिंग जहाँ अंत में हो तिगंत हो जाएगा। तत् सुप्तिगंतम, वह सुप्तिगंतम पद कहलाता है। सुप्तिगंतम प्रथमांतम पदम प्रथमांतम, ये दोनों पद क्या है? प्रथमांत हैं, अर्थात प्रथम विभक्ति है। दोनों में दो पद हैं इस सूत्र में। सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं। अर्थात दोस्तों कहने का भाव यह है कि जिस शब्दों के अंत में सुप हो या जिनके अंत में तिंग हो तो दोनों की पद संज्ञा हो जाएंगी। जिसके अंत में सुप होगा वो क्या कहलाएंगे? सुबंत, और जिसके अंत में तिंग होगा, तिंग प्रत्याहार, तो कहलाएंगे तिगंत। तो दोस्तों सुप प्रत्याहार हम आगे पढ़ेंगे अजंत पुल्लिंग में। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो यहाँ लिखा भी हुआ है सु औजस अमौर्सस टाभ्याम भिस गेभ्याभ्यस गस ओस आम गी ओ सुप। इस प्रकार से सुप प्रत्याहार बनता है, जो कि शब्दों के लिए कहा जाता है। और तिगंत धातुओं के लिए, अर्थात सुबंत का मतलब है शब्द, तिगंत का अर्थ है धातु अर्थात क्रिया। तो शब्द और क्रियाएं क्या होती हैं? पद संज्ञक होते हैं दोनों ही। अर्थात जहाँ पर सुबंत यानी कि शब्द है, जो विभक्ति हो गई है जिस शब्द की, वो सुबंत कहलाएगा, तो उसकी क्या होगी? पद संज्ञा। और तिगंत की भी क्या होगी? पद संज्ञा, अर्थात दोनों की पद संज्ञा करता है ये सूत्र। यहाँ देखो इसमें पढ़ लेते हैं हमने क्या क्या बताया हुआ है। सुप प्रत्यय आगे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में तथा तिंग प्रत्यय भवादि प्रकरण में बताए जाएंगे। एक भवादि प्रकरण आएगा, धातुओं का स्पेशल से 10 प्रकरण होते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रकरण है भवादि प्रकरण। तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे तिगंत के बारे में, और सुबंत के बारे में अजंत पुल्लिंग में पढ़ेंगे। तो सु औजस आदि सु से सुप तक के प्रत्यय जिन शब्दों में लगे हुए हैं उन शब्दों को सुबंत और तिप तस झी इत्यादि, ये क्या होते हैं? 18 प्रत्यय हैं। ये तिंग प्रत्याहार बनता है, जो इसमें 18 प्रत्यय आते हैं। नौ आत्मनेपद पद के और 9 परस्मैपदी पद के। पहले परस्मैपदी पद के आएंगे, फिर उसके बाद आत्मनेपद पद के। तिप तस झी सिप थस त मिप वस मस, ये प्रस्मय पद के लिए है। त अताम झ थास अथाम ध्वम इड वही महिंग, ये क्या है? आत्मने पद के लिए। तो इस प्रकार से 18 प्रत्यय हैं। तो इन सब का प्रत्याहार बना दिया क्या? तिंग प्रत्याहार। जैसे कि हमने अच अल इत्यादि प्रत्याहार बनाए थे, तो पहले का अक्षर और लास्ट का अक्षर उठाकर प्रत्याहार बन जाता। तो वैसे ही शुरू का सुबंत में सुप में शुरू का सु ले लिया और लास्ट के पा ले लिया, तो क्या बनेगा? सुप प्रत्याहार। वैसे ही तिंग प्रत्याहार बनाया कैसे? शुरू का तिप का ती ले लिया और महिंग का अंग ले लिया, तो तिंग प्रत्याहार बना दिया। तक के प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे हों उन्हें तिगंत कहते हैं। ऐसे सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है, इस सूत्र से की जाती है। तो पद संज्ञा करने के बाद ही वह पद कहलाता है। पद होने के बाद ही उसका व्यवहार लोक में होता है। अपदम न प्रयुंजित, अर्थात जो पद नहीं है वह लोक में व्यवहार के योग्य नहीं है। यानी कि जिसकी व्याकरण के द्वारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जो व्याकरण के द्वारा सिद्ध नहीं है, जिसकी पद संज्ञा नहीं हुई है इस सूत्र के द्वारा, तो क्या पद कहलाने के लायक नहीं है, उसका हम यूज नहीं कर सकते वाक्य में।
एक बात और जानना जरूरी है कि क्षत्रज्ञ ये अक्षर स्वतंत्र नहीं है, अपितु दो दो अक्षरों के संयोग से बने। आप सबको पता ही है कि क्षत्रज्ञ को संयोग वर्ण भी कहा जाता है, संयोग अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि दो वर्णों से बनते हैं। जैसे क्ष का क और स से, त्र त और र से, और ज्य ज और या से। तो इस प्रकार से क्ष का कंठ और मूर्धा स्थान, त्र का दंत और मूर्धा स्थान तथा ज्ञ का तालु और नासिका स्थान होते हैं। अर्थात जिन जिन वर्णों से मिले उनका उच्चारण स्थान जोड़ दिया जाएगा। इस तरह लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में 14 ही सूत्र बताए गए हैं। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में संज्ञा विधायक अनेक सूत्र हैं, उनमें केवल 13 संज्ञा सूत्र और एक तस्य लोपः विधि सूत्र को मिलाकर के इन 14 सूत्रों को लेकर बनाए गए प्रकरण को संज्ञा प्रकरण कहना कितना उचित है। क्या इसके बाद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं आते? इस पर यह कहा जाता है कि संधि आदि के लिए सामान्यतः उपयोगी सूत्रों को ही इस प्रकरण में लिया गया है। अर्थात जो हम संधियां पढ़ेंगे उन संधियों में जिन जिन संज्ञाओं की जरूरत पड़ती है तो उन संज्ञाओं को लेकर ही यह संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज द्वारा रचित किया गया है। अर्थात संज्ञा प्रकरण में वही सूत्र लिए गए हैं जिनकी जरूरत संधि प्रकरण में पड़ती है। बाकी जहाँ पर अन्य संज्ञाओं की जरूरत पड़ती है वो साथ साथ में दिए हुए हैं इसमें ही। संधि आदि के लिए सामान्यतः उपयोगी सूत्रों को ही, ये देखो यहाँ पर, संधि आदि के लिए सामान्यतः उपयोगी सूत्रों को ही इस प्रकरण में लिया गया है। तत्त कार्य विशेष के लिए यथास्थान उन संज्ञाओं का कथन वहीं पर किया जाता है। जैसे अच संधि में टी संज्ञा, हल संधि में आमरेडित संज्ञा, षडलिंगों में प्रातिपदिक संज्ञा आदि आदि। अर्थात इन संज्ञाओं का हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। यह संधि उपयोगी संज्ञाओं का प्रकरण है। अर्थात जो हमने अभी 14 सूत्र पढ़े, 13 सूत्र संज्ञाओं के और एक विधि सूत्र जो कि तस्य लोपः है, तो ये क्या है, संधियों में यूज होंगी संज्ञाएं। बाकी अन्य संज्ञाएं आगे हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से नियम है क्या, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात सूत्र के 6 लक्षण मतलब कि 6 प्रकार का सूत्र, 6 श्रेणियां सूत्रों की कौन कौन सी। पहला संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चौथा नियम सूत्र, पांचवा अतिदेश सूत्र और छठा अधिकार सूत्र। इस प्रकार से सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र की जो हमने इसमें 13 सूत्र पढ़े हैं वो संज्ञा सूत्र थे। एक विधि सूत्र भी पढ़ा हमने तस्य लोपः, परिभाषा सूत्र भी हम आगे पढ़ेंगे। जो अनियम होने पर नियम करते हैं, अर्थात जहाँ नियम नहीं है वहाँ पर नियम करते हैं जो सूत्र, ऐसे सूत्र परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। जैसे स्थाने अंततमः यथा संख्यामनुदेशः समानाम अनेकालशित सर्वस्य आदि। विधि सूत्र कौन से हैं, जो सूत्र यण गुण वृद्धि दीर्घ प्रत्यय आदेश आदि का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र विधि सूत्र कहलाते हैं। जैसे कि इको यणचि एचो एवायावः आद गुणः वृद्धि रेचि आकः सवर्णे दीर्घः तस्य लोपः इत्यादि। और नियम सूत्र, तो नियम सूत्र दोस्तों किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। अर्थात नियम सूत्र कहलाता है। सिद्धे सत्यारंभमाणो विधिर नियमाय भवति। अर्थात सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उससे प्राप्त होता है। जैसे राजस से आगे पढ़ेंगे हम सूत्रपति समास एव, तो समासों का सूत्र है एच इग्रस्वादेश से, ये भी सूत्र हम पढ़ेंगे। अतिदेश सूत्र, एक अतिदेश सूत्र होता है, जो वैसा नहीं है उसे वैसा मानना अतिदेश है। यानी कि जो बिल्कुल भी मतलब दिखता नहीं है, अभी ये हो सकता है, उसको फिर वैसा मतलब कि उसके ना होते हुए भी उसको मान लेना क्या है, अतिदेश। जैसे कि शिष्य जो गुरु नहीं है अब उसे गुरु के तुल्य माना जाए। सूत्र भी बहुत स्थानों पर ऐसा कार्य करते हैं। यानी कि जो गुरु तुल्य नहीं है, मतलब कि गुरु नहीं है हमारा परंतु उसको गुरु मान लिया जाए, गुरु तुल्य मान लिया जाए भी ये गुरु के समान है। तो ऐसे ही सूत्र होते हैं, भी ये सूत्र यहाँ कार्य नहीं कर सकता परंतु इसको मान लिया जाए भी ये कर लेगा। जैसे अंतादिवच स्थानीय वदादेशो अनलग विधौ त्रिजवत क्रोष्टु इत्यादि। यानी कि कोई अन्य सूत्र काम करता है
जैसे किसी प्रत्यय के परे रहते काम होगा तो परंतु वहाँ सूत्र से मान लिया जाता है भी यहाँ भी ये प्रत्यय मान लो, इस सूत्र से कार्य हो जाएगा इत्यादि। तो अधिकार सूत्र है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार रखते हैं, उसके सहायक बनते हैं, ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र हैं। जैसे प्रत्यय, परस्य, ज्ञाप, प्रातिपदिकात, धातु आदि। अर्थात इन सूत्रों के मतलब अधिकार होता भी मेरा अधिकार, जैसे कि हमारा एरिया होता है, हमारा घर होता है, हमारे घर तक हमारा अधिकार होता है, तो वैसे ही इन सूत्रों का अधिकार होता है। भी धातु बोल दिया तो इसका अधिकार रहेगा भी मेरे अंडर, जितना भी ये अधिकार है मेरा, इस सब में मतलब धातु का कार्य होगा, ये धातु के अंडर में आएंगी बातें। तो धातु सूत्र जो बोलता है। तो सूत्रों में अनुवृत्ति की भी प्रक्रिया है जो हलंत्यम सूत्र की व्याख्या में बता चुके हैं। अनुवृत्ति और अधिकार में कुछ साम्य है, यानी कि अनुवृत्ति यानी कि जो पीछे कहा है उसको वापस से वैसा ही ले लेना, और अधिकार कुछ मतलब कि एक समान है। अंतर यह है कि अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, यानी कि अधिकार सूत्र सिर्फ बोल देता भी मेरा अधिकार इतना, परंतु काम उसका कुछ नहीं होता है, परंतु अनुवृत्ति का काम है, किंतु उत्तर सूत्र में उसकी सहायता के लिए उपस्थित होता है। और अनुवृत्ति में वह शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ उपस्थित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों अधिकार सूत्र जो होता है सिर्फ सहायता करता भी है, मेरा अधिकार है इसलिए तुम ये सूत्र यहाँ पर कार्य कर सकते हैं मेरे अधिकार में, परंतु जो अनुवृत्ति सूत्र है वो क्या करता है, वो सूत्र के अर्थ के साथ सहायता करता है, अर्थात अगले सूत्र का अर्थ करने में सहायता करता है हमारी। अर्थात इस सूत्र का ये अर्थ हो सकता है जो पीछे वाला सूत्र बोल रहा है, वो अर्थ भी हम अगले सूत्र में ले सकते हैं, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। जैसे कि हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है, परंतु उससे पहले वाला अष्टाध्याय में देखा जाए तो उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र है, तो इत की बात उपदेश से अज अनुनासिक इत में आई थी, तो वही अनुवृत्ति उठाकर हलंत्यम में ले ली है कि अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा हो गई। तो इत संज्ञा कहाँ से ली, पिछले वाले सूत्र से, तो इसी को अनुवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा संज्ञा प्रकरण पूरा हुआ। तो आज के साथ हम संज्ञा प्रकरण हमारा अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों आपको ये सारे वीडियोज़ कैसी लगी, यदि आपने सारे वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे वीडियोज़ ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।